हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को जो 11 क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसको अभी फॉलो कर रहे हैं, जो आपके नीट और एम्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपका नीट एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें जो है एनसीईआरटी 11 क्लास में एनिमल फिजियोलॉजी एक मेजर सेगमेंट आता है। तो उसमें हमने जो चैप्टर अभी स्टार्ट किया है वो है आपका पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं दे चुका हूँ, आपको मैकेनिज्म तक बता चुका हूँ। तो आज हम उसके कंटिन्यूएशन में आगे देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ओपिनियन क्या है अबाउट मेरी टीचिंग के, कैसे मैं चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ, क्या वो बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपके पॉजिटिव निगेटिव एक्सपीरियंस है, तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जो कोई भी आपका सजेशन हो उसे भी मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर इसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए। तो फ्रेंड, देर न करते हुए आज के टॉपिक पे हम आते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डाइजेशन। देखिए, इस डाइजेशन के प्रोसेस में हमने डाइजेशन को डिफाइन कर लिया था, ठीक है। अभी तक का जो आपको टॉपिक मैंने बताया था तो उसमें मैंने आपको डाइजेशन को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया था, जिसमें ये बता दिया था कि डाइजेशन किस तरीके से एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है, डाइजेशन किस तरीके से एक एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो जो इसके पहला लेक्चर था उसको अगर आप याद करेंगे तो उसमें हमने क्या देखा था कि डाइजेशन एक तरीके का एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है बायोमॉलिक्यूल का। जो बायोमॉलिक्यूल आपके फूड में प्रेजेंट हैं उनका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है। तो यहाँ एक सोर्स आता है एंजाइम। अब देखो, एक चीज़ ये ध्यान दो कि डाइजेशन होता कहाँ है। तो आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है, जो चीज़ें आपको जाननी है, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में एक ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें जो है ऑर्गन सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट्री कैनाल और जो यहाँ जो ग्लैंड है, ये दोनों मिलके, जो ग्लैंड्स हैं ये दोनों मिलके ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दिया गया है। इस ओवरव्यू को समझने के लिए ये डायग्राम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं उसे थोड़े अलग तरीके से यूज करूँगा। एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि ये जो ग्लैंड है ये दो तरीके की ग्लैंड है। एक तो हम बोलते हैं इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड, जो ट्यूब के थ्रू जुड़ी होती हैं, जो ट्यूब के थ्रू जो है कनेक्टेड होती हैं एलिमेंट्री कैनाल से। और दूसरी जो है म्यूकोसल ग्लैंड, जो म्यूकोसा में होती हैं, यानी इनबिल्ड होती हैं, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती हैं। जैसे मान लीजिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे दिखा रहा हूँ, तो इसके ओपनिंग पोर्शंस को हम माउथ बोलते हैं, ठीक है। और जो एंड पोर्शन है इसको एनस बोलते हैं। अगर बायोलॉजी की टर्म में बोले तो यहाँ से इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। इंजेक्शन का मतलब है कि आपने जो है एलिमेंट्री कैनाल में इंट्रोड्यूस कर दिया फूड को, और यहाँ से इजेशन ऑफ फूड होता है। इजेशन का मतलब है कि आपने उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया, तो यहाँ वो फीकल मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब बीच में क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से ग्लैंड हैं, ठीक है। यहाँ इस तरीके से बहुत सारी ग्लैंड्स लगी हुई हैं, इनको ही हम एसोसिएटेड ग्लैंड बोल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो ग्लैंडुलर पोर्शन है वो यहाँ वाल के अंदर हैं, तो इसको हम जो है म्यूकोसल ग्लैंड बोल रहे हैं। इस बिहाफ पे आपको मैंने बोला
कि दो तरीके की ग्लैंड्स हैं, एक जो ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है, दूसरी ग्लैंड जो म्यूकोसा के अंदर इनबिल्ड है। ठीक है, अब हम ह्यूमन का जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर इसी बात को समझेंगे। मेन फैक्ट यही है जो आपको समझना था। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे म्यूकोसा के अंदर ये ग्लैंड एसोसिएटेड है। एक जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस डायग्राम पे ही पूरे चैप्टर को हम रखेंगे ताकि आपको कई सारे डायग्राम न पढ़ने पड़े। इससे बेनिफिट होता है कि आपका सिलेबस कम हो जाता है। जैसे देखिए, ये जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग है, इसे आप माउथ बोलिए। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ जो है सलाइवरी ग्लैंड इस तरीके से लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड लगी होती हैं ओरल कैविटी में। इसको आप जो है एसोफेगस बोलते हैं। ये स्टमक है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम आती है, जेजेनम आती है। ठीक है, इलियम आती है और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप के कोलन्स आते हैं। फिर रेक्टम आता है और सबसे लास्ट पॉइंट जो है एनस है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे एक मस्कुलर इंस्पिक्चर होते हैं, दो इंस्पिक्चर होते हैं। इसे हम बोलते हैं कार्डियक, जो आपके बुक में मेंशन किया गया है, और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, इंस्पिक्चर का मतलब ये है, ये मसल्स हैं जो एक्चुअल में इस ओपनिंग को गार्ड करती हैं। ज़रूरत पड़ने पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर उसे बंद कर देती हैं और जब मसल रिलैक्स होती है तो ओपनिंग खुल जाती है। जैसे जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ जो है ट्रेवल करता है, इसको हम बोलते हैं बोलस। जैसे जब आप खाने को ना, ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में आपके तीत लगे हुए हैं जॉ में, तो जब चीज़ों को आप यहाँ चबाते हैं, ये आपकी टंग होती है। ठीक है, तो ये इसे कहाँ जो है, ये इसको आप बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो हमारे गले के अंदर ट्यूब है ना, जो कॉमन है, जिससे एयर भी जाती है और जिससे फूड भी जाता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद शुरू हो जाता फूड पाइप, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है एसोफेगस। ये जो एसोफेगस है, इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, ये जस्ट एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो बक्कल कैविटी से फूड को, यहाँ बक्कल कैविटी से फूड को स्टमक तक ये ले आता है। तो बीच में ये कार्डियक इंस्पिक्चर है, अगर ये इंस्पिक्चर खुला होगा तभी खाना यहाँ नीचे आएगा, और ये पाइलोरिक इंस्पिक्चर है, ये भी बंद रहता है। ठीक है, जब ये खुलता है तो खाना आगे मूव करेगा, ये बाद में क्लोज हो जाता है ताकि इसका कंटेंट ऊपर न जाए। ये ज़रूरी चीज़ होता है कि ये क्लोज रहे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल चाहे जहाँ ले लें, अगर इसका हम सेक्शन काटे, जैसे यहाँ इसका अगर टीएस काटे तो एलिमेंट्री कैनाल में इस तरीके से लाइनिंग होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आपके बुक में समझने के लिए, इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे। ये आपके बुक में मेंशन किया गया है, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल कौन से टिश्यू से बनी है। ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब है, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, देखो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल
देखिए, जैसे आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 टाइप के टिश्यू हैं। ये बात आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है कि एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो बॉडी का कोई भी आर्गन होगा XYZ, उसको बनने के तो यही 4 ऑप्शन है, ठीक है। उसमें यही 4 जो है बिल्डिंग मटेरियल यूज होंगे। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो आर्गन है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी वही 4 टाइप के टिश्यू हैं, लेकिन उनके अरेंजमेंट की क्या सीक्वेंस होगा, कौन सा टिश्यू कहाँ अरेंज होगा, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू का अरेंजमेंट कैसे है आर्गन पर्टिकुलर के अंदर, कोई जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैसे है। तो हम यहाँ इसी वजह से इसका सेक्शन काट रहे हैं। जब सेक्शन इसका काटा जाता है, सेक्शन का मतलब ऐसे ट्रांसवर्स काटने पे, तो हमें सबसे अंदर की तरफ इस तरीके से एक लेयर मिलती है। इस लेयर से जस्ट ऊपर, ठीक है, ये सबसे अंदर की लेयर है। एक और लेयर होती है। इसके बाद इसमें जो है यहाँ पे 1 मिनट मैं इसे ड्रॉ कर लूँ। ये मसल्स की लेयर है। ये भी मसल्स की लेयर है। एक्चुअल में 2 तरीके की मसल्स की लेयर होती हैं, एक सर्कुलर लेयर होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। देखिए, अब आपको समझाऊं। ये सबसे आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेरोसा। मैं इसे नंबर कर रहा हूँ, नंबरिंग नंबर 4 दे रहा हूँ। ये एक एपिथेलियम टिश्यू की लेयर होती है, जो एक्चुअल में इसको हम विसरल एपिथेलियम लेयर भी बोलते हैं। विसरल एपिथेलियम टिश्यू लेयर भी बोलते हैं एपिथेलियम। इसके बाद ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ये आपकी सर्कुलर मसल है। इन दोनों को एक ही लेयर माना जाता है, और क्योंकि ये दोनों एक ही टिश्यू हैं, यानी कि मस्कुलर टिश्यू हैं, तो इसको हम 3 नंबर कंसीडर करेंगे। ये है मस्कुलरिस। ये है मस्कुलरिस यानी मसल की लेयर। इसके नीचे जो है, इस मसल्स के बाद ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं, ये जो है, इस लेयर को हम बोलते हैं, ये देखो आप सेकंड नंबर पे है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा, ठीक है। तो अगर अंदर से बाहर की तरफ आए तो पहली लेयर है म्यूकोसा, दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा, तीसरी लेयर में मसल्स होती हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। ये थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल और एसोफेगस से लेके एनस तक ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये हिस्टोलॉजी होती है। हाँ, यहाँ एक ऑप्शन होता है कि कुछ एक पार्ट में, जैसे स्टमक में, यहाँ एक और मसल की लेयर होती है जिसे ऑब्लिक मसल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। पर होगा मसल ही, तो इसीलिए हमने इसे मस्कुलरिस बोल दिया। और सबसे आउटर मोस्ट ये सेरोसा होती है, फिर से एपिथेलियम टिश्यू होता है। अंदर का ये जो पोर्शन है, जो कैविटी है, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। यहीं पे एक्चुअल में जो आपका फूड मटेरियल है वो होता है। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें बताएं, ठीक है, ये ध्यान रखिए।
जो म्यूकोसा की लेयर है इसमें म्यूकस ग्लैंड होती हैं। तो हमारा थ्रू आउट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस कवरिंग होती है ताकि जो फूड जा रहा वो स्मूथली जो है ट्रेवल कर पाए। ये जो आपकी सब म्यूकोसा की लेयर है तो सब म्यूकोसा में वैस्कुलर सप्लाई होती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर से एक्चुअल में ब्लड वेसल्स गुजरती हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमेशा जो है ना ये जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है ये एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। ठीक है, टिश्यू के टाइप होते हैं ना, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये म्यूकोसा क्या होता है, ये एपिथेलियम टिश्यू होता है। ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इस तरीके से ब्लड सप्लाई होती है और इसके साथ साथ इसमें न्यूरल सप्लाई होती है। ठीक है, इसमें न्यूरल सप्लाई होती है। न्यूरल का मतलब है कि नर्वस सिस्टम के जो नर्वस टिश्यू है उसकी सप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका देखो एक मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल होने का मतलब ये है कि अगर जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन इस ब्लड वेसल में होता है। और जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि इसके नीचे ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इन मसल्स में जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो है वो मूवमेंट है जिसके थ्रू खाना यहाँ जो है आगे बढ़ता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जो दो मसल्स हैं, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, ये अल्टरनेट एक कॉन्ट्रैक्ट करती है एक रिलैक्स करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है एक रिलैक्स करती है, और उसकी वजह से ये खाना इस ट्यूब में आगे बढ़ता है। ये ठीक वैसे ही दिखता है जैसे आपने कभी गीली मिट्टी पे अर्थवर्म को चलते हुए देखा होगा, तो वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर बॉडी को रिलैक्स करता है। ठीक इसी टाइप का मूवमेंट इसमें इन मसल्स में होता है, और जिसकी वजह से जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग लोकेशन पे पहुंचता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मसल का मूवमेंट हमेशा जो है या तो हार्मोन के थ्रू होता है या नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो यहाँ जो उसका कंट्रोल है वो नर्वस टिश्यू के अंडर होता है, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सेरोसा आउटर कवरिंग है, ये जस्ट आर्गन को कवर करने के लिए है, इसका कोई ऐसे रोल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देखो क्या है, इस म्यूकोसा का है। ठीक है, फिर इसके बाद इस कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोसा का है। सब म्यूकोसा का रोल ये है कि इसके अंदर ही बहुत सारी इसमें ऐसे अंदर ग्लैंड हो सकती हैं। ठीक है, सब म्यूकोसा के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जिन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नेम से जानते हैं। जैसे सब म्यूकोसा की कुछ ग्लैंड जो है, जो यहाँ देखो, यहाँ जो है स्टमक के अंदर अगर होती है तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर यही सब म्यूकोसा की ग्लैंड यहाँ जो है यहाँ ड्यूडेनम में होती हैं तो इनके लिए टर्म है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो नेम होगा ना बुक में, जस्ट उसको याद रखना आपको। और ऐसे ही ग्लैंड जो है यहाँ जेजेनम में भी होती हैं, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं म्यूकोसल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसल ग्लैंड। तो ये डिफरेंट लोकेशन में इनके जो है सब म्यूकोसा एक ग्लैंडुलर रीजन बनाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अंदर ही नर्वस सप्लाई है जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और उसके अंदर ही वैस्कुलर सप्लाई है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई से एक मतलब और हो जाता है फ्रेंड, जब ब्लड होगा तो ब्लड के अंदर ही क्या चीज़ होते हैं, हार्मोन। ब्लड के अंदर ही क्या होते हैं, हार्मोन।
तो कोई भी जो ऑर्गन होता है ना, किसी भी ऑर्गन पे कंट्रोल ही दो होता है, या तो उसका कंट्रोल देखो एंडोक्राइन सिस्टम करता है या फिर न्यूरल सिस्टम करता है, और दोनों की लोकेशन कहाँ पे है, सब म्यूकोसा में। तो इसका मतलब हुआ कि सब म्यूकोसा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मैंने आपको बोला था जो फिजियोलॉजी का चैप्टर है इसमें पहले तो मैकेनिज्म पढ़ना है कि बेसिकली कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्शन पॉसिबल कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, और फिर उस मैकेनिज्म का कंट्रोल कहाँ पे है। तो कंट्रोल दो तरीके का होता है, न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। किसी भी ऑर्गन सिस्टम का यही दो कंट्रोल है। तो वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल कैसे सप्लाई किया जा रहा है ऑर्गन पर्टिकुलर में, और कौन किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। एक्चुअल में ये जो हार्मोनल कंट्रोल है ना, ये ग्लैंड को यहाँ कंट्रोल करता है। जो ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं वो सारे के सारे, अभी मैं इसे अलग से बताऊंगा, यहाँ जस्ट हिस्टोलॉजी को समझाने की कोशिश है, ठीक है। ये ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरल नर्व फाइबर है, वो इन मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम पेरिस्टैल्सिस बोलते हैं। अब ये आपकी बुक में कहाँ मेंशन है ये थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जैसे लेक्चर लेते वक्त ये ज़रूरी है कि आप रेगुलरली बुक को फॉलो करें। अल्टीमेटली आपको इस किताब पे कमांड करना है। इस बुक के जितना भी इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। तो देखिए आपको ये डायग्राम मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम आपको मेंशन किया गया है पेज नंबर 260 पे। इसमें जैसे मेंशन किया गया है इनर ल्यूमेन है, इसके बाद म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और फिर इसके बाद मस्कुलरिस लेयर और सेरोसा, जैसा मैंने आपको समझाया। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सिंप्लीफाइड करके फिर से बनाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके इस डायग्राम को बनाऊँ। इस बार डायग्राम में ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाएंगे ताकि डायग्राम बहुत क्यूबरसम ना दिखे, वो जो है सिंपल रहे। तो अगर हम डायग्राम को सिंप्लीफाइड वे में बनाएं तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है इस तरीके से, ये म्यूकोसा हो गई। म्यूकोसा के ठीक ऊपर जो है इस तरीके से सब म्यूकोसा हो गई, ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के ठीक ऊपर